हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी तक हम 1861 के भारतीय परिषद नियम तक कवर कर चुके हैं पॉलिटिकल सीरीज में। आगे हम पॉलिटिकल सीरीज में आज कवर करेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। पहले तो हम इन अधिनियमों को, इन एक्ट्स को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, फिर हम इन्हें याद करने की एक ट्रिक बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कई एक्ट याद करते हैं और एक एक्ट की जो विषय वस्तु है वो दूसरे एक्ट में इंक्लूड हो जाती है, तो याद करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इन्हें याद करने के लिए हम ट्रिक भी लाए हैं। लास्ट में आपको ट्रिक बताई जाएगी और जितने एक्ट हम पढ़ा चुके हैं अभी तक, जितने एक्ट हमने कवर किए हैं, उनकी ट्रिक के लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी जो जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक्ट 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। जो केंद्रीय परिषद अधिनियम जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी 1853 के एक्ट में, उसी में सदस्यों की संख्या कम से कम अब 10 कर दी गई तथा अधिकतम 16 कर दी गई। कहा गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 16 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 10 सदस्य हो सकते हैं तथा इन सदस्यों में से 40% सदस्य गैर सरकारी होंगे अर्थात भारतीय होंगे, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। अर्थात बहुमत जो है वो ब्रिटिश के सदस्यों का रहेगा, लेकिन 40% लोग गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। इनके कार्य में भी वृद्धि की गई। जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनके कार्य में वृद्धि की गई और कहा गया कि अब आप बजट पर बहस कर सकते हैं। पहले क्या कार्य था गैर सरकारी सदस्यों का? कानून बनाना, लेकिन वित्त व प्रशासन पर प्रश्न पूछना उनका अधिकार नहीं था। लेकिन अब उन्हें अधिकार दिया गया कि वो बजट पर बहस कर सकते हैं तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया तथा सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अर्थात गैर सरकारी सदस्यों से कहा गया कि अब आप बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रशासन से प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं और सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस एक्ट ने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी नियुक्ति के लिए एक सीमित व परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि इस एक्ट में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव शब्द कहीं लिखा नहीं था, निर्वाचन शब्द कहीं लिखा नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए। और यह पहली बार था कि भारत में चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रयोग किया गया है। चुनाव की उपयोगिता प्रकट की गई है। अब चुनाव तो होने लगा, लेकिन चुनाव में भाग कौन लेंगे? तो चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति थे चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य तथा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य। इस एक्ट में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों में परिवर्तन किया गया तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों में भी परिवर्तन किया गया। इसमें कहा गया कि बम्बई, मद्रास तथा बंगाल, इनमें न्यूनतम सदस्य 8 होंगे तथा अधिकतम सदस्य 20 होंगे तथा जो उत्तर पश्चिमी प्रांत हैं अर्थात जो छोटे प्रांत हैं उनमें अधिकतर 15 सदस्य होंगे, इसी के साथ यह एक्ट खत्म होता है, एक्ट समाप्त होता है। यह एक्ट बहुत छोटा था। क्या 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 कहा गया इसमें कि केंद्रीय विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई और कहा गया कि लगभग 40% लोग गैर सरकारी परंतु बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहेगा। गैर सरकारी सदस्यों कार्य में वृद्धि की गई। क्या कहा गया कि बजट पर बहस कर सकते हैं तथा कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया तथा सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित व परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग इस एक्ट में नहीं किया गया था, लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। अब चुनाव की तो कही गई, लेकिन चुनाव में भाग कौन लेगा? तो चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति थे चारों प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के गैर सरकारी सदस्य
व कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में भी के सदस्यों में भी वृद्धि की गई। तो इसमें बम्बई, मद्रास तथा बंगाल में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य कहे गए, अर्थात। और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत हैं, जो छोटे प्रांत हैं, उनमें अधिकतम सदस्य 15 हो सकते हैं। तो आइए हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, केंद्र में 40% गैर चुनाव का कार्य 15-20 प्रांतों में बना। इसमें केंद्र से संबंध होगा, तो इसमें होगा केंद्र में 40%, केंद्र में 40% गैर चुनाव। तो केंद्र में जो 40% हैं, केंद्र में 40% गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य होंगे, अर्थात केंद्र में 40% गैर सरकारी सदस्य होंगे। और इसमें चुनाव से है, चुनाव का प्रावधान किया गया, चुनाव का प्रावधान किया गया। कार्य से गैर सरकारी सदस्यों के कार्य में वृद्धि की गई, कार्य में वृद्धि की गई। 15-20 और प्रांत, ये दोनों एक साथ हैं, इनका संबंध है, अर्थात प्रांतों में अधिकतम 15 तथा अधिकतम 20 सदस्य होंगे, अर्थात जो छोटे प्रांत हैं उनमें 15 तथा जो बड़े प्रांत हैं उनमें 20 होंगे। छोटे प्रांतों में 15 तथा बड़े प्रांतों में 20 सदस्य होंगे। ठीक है। इसमें बना से है 1892 का एक्ट बना से 92। ठीक है। तो ट्रिक से क्या होता है कि हमें कोई चीज़ है जो ज़्यादा दिनों तक याद रखनी है, तो उसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। या कई चीज़ें एक जैसी हैं तो उन्हें अलग अलग याद रखने के लिए हम ट्रिक का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं वो कई हैं और उन्हें याद करने के लिए हम अलग अलग ट्रिकों का यूज करेंगे, तो एक लाइन में हम पूरा एक्ट याद कर सकते हैं। और इसी तरह की जो ट्रिक हैं, वो जो पिछले एक्ट छूट गए हैं उनकी जो ट्रिक हैं वो हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय परिषद एक्ट 1909, अर्थात इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? उस समय जो भारत के राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड मार्ले, तथा मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। मार्ले मिंटो जो सुधार है उसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आप ना समझ लो कि इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? तो जो लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो थे, इन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था लाई। इसलिए इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं ने लाई थी, मार्ले और मिंटो ने। इस एक्ट के भी माध्यम से विधान परिषदों के सदस्यों में परिवर्तन किया गया। सर्वोच्च विधान परिषद या जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सदस्य संख्या 69 कर दी गई। पहले कितने थी? अधिकतम 16 थी, लेकिन अब जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें सदस्य संख्या 69 कर दी गई, जिनमें जो 37 सदस्य होंगे और जो 32 सदस्य होंगे, 69 को 2 भागों में बांटा गया, 37 और 32। जो 37 सदस्य होंगे वो शासकीय होंगे तथा जो 32 सदस्य होंगे वो गैर सरकारी सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से इन्हें जो गैर सरकारी सदस्य हैं इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया और इनमें 27 सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा और 5 सदस्य होंगे उन्हें वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है। तो ये तो रहा केंद्रीय विधान परिषद। अब आते हैं प्रांतीय विधान परिषद में। तो ये बम्बई, मद्रास और बंगाल, उत्तर प्रदेश, जो बड़े प्रांत हैं उनमें सदस्यों की संख्या 50 कर दी गई, तथा जो छोटे प्रांत हैं उनमें सदस्य संख्या 30 कर दी गई। अर्थात जो केंद्रीय विधान परिषद उसमें सदस्य संख्या 69 तथा प्रांतीय विधान परिषदों में 50 और 30 कर दी गई। 1892 के एक्ट में जो केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार में वृद्धि की गई थी, कार्यों में वृद्धि की गई, शक्तियों में वृद्धि की गई थी, उसी को इस एक्ट के द्वारा भी दोहराया गया और इसमें कुछ अन्य शक्तियों को भी जोड़ा गया।
जैसे सदस्य वार्षिक बजट पर विचार कर सकते थे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव रख सकते थे तथा प्रश्न पूछ सकते थे। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। तो ये महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना लीजिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाएगा कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। तो सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार में मिला। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता है कि इसमें जो भारत सचिव की परिषद है तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। अर्थात जो ब्रिटेन में जो भारत सचिव है, ब्रिटेन में भारत सचिव उसकी परिषद है, उसमें भी तथा भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो पहली बार जो भारतीय सदस्य सम्मिलित हुए थे तो दो भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, इनको इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। जो भारतीय सचिवों की परिषद थी उनमें केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को नियुक्त किया गया। और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी भारत में थी, उसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। अर्थात जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा है वो वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे, तथा जो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी हैं वो भारत सचिव की परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। जैसा कि एक्ट स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित किया गया। तो इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को स्थापित करने का प्रयास किया। चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। वो 3 मंडल थे: साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष के लिए निर्वाचक मंडल तथा विशेष निर्वाचक मंडल। तो सांप्रदायिक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली कब लाई गई, तो वो है 1909 का भारतीय परिषद नियम। नहीं, अगर पूछा जाए कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली कब लाई गई, तो वो है भारतीय परिषद नियम 1909। और पूछा जाए कि भारत के राज्य सचिव तथा भारत में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को कब शामिल किया गया, तो वो भी है भारत शासन अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। इस एक्ट में चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया। पहला है साधारण निर्वाचक मंडल, वर्ग विशेष के लिए निर्वाचक मंडल तथा विशेष निर्वाचक मंडल। अब हम इस एक्ट से संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी समझ लेते हैं कि इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अर्थात जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होगा वो मुस्लिमों के लिए किया गया था सबसे पहले। और कब किया गया? 1909 के भारतीय परिषद नियम के तहत। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, जो सांप्रदायिक आधार प्रतिनिधित्व है, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। अर्थात जिस धर्म पर या जिस वर्ग विशेष पर सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को लागू किया जाएगा, तो उस वर्ग विशेष के सदस्यों का चुनाव उसी वर्ग विशेष के मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की तथा लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस पे भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो, ना कि लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।
इस एक्ट की ट्रिक है कि 69 केंद्र व 30-50 प्रांतों पर भारतीय मुसलमानों अनुगामी से चर्चा करो। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुछ केंद्र हैं, 69 केंद्र हैं, तो बाद 30-50 प्रांत हैं, और 30-50 प्रांत हैं उन पर कहा जा रहा है कि भारतीय मुसलमानों जो तुम्हारे बगल में अनुगामी रहती हैं उनसे चर्चा करो 69 केंद्र व 30-50 प्रांतों के बारे में। तो हम इससे याद कैसे रखेंगे, हम वो समझते हैं। 69 केंद्र अर्थात जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें सदस्यों की संख्या 69 कर दी गई, तथा जो प्रांतीय विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या 30 व 50 कर दी गई। अर्थात छोटे प्रांतों में 30 और बड़े प्रांतों में 50 कर दी गई। इस एक्ट के तहत जो राज्य सचिव है उसकी परिषद व वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। तो राज्य सचिव में शामिल होने वाले सदस्य कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तथा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सदस्य कौन थे? वो थे एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। मुसलमानों से है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अनु से है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया गैर सरकारी सदस्यों को। मामी, इसे माँ से है मारले, और मी से है मिंटो, अर्थात इसे मारले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। चर्चा अर्थात इसमें बजट पर चर्चा करने का प्रावधान किया गया, छूट दी गई। बजट पर चर्चा कर सकते हैं हम गैर सरकारी सदस्य, बजट पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर watching this video.